चलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसन बा सर? बहुत बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा, है ना। तो ध्यान से देंगे सभी ऑनलाइन वाले बालक भी। अरम भाई, हिमांग भाई, बतियाने का नहीं, इधर ध्यान देने का है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बालक भी ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आज का टॉपिक है ना, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि तो उसमें कुछ टेक्निकल बातें आती हैं, पर चैप्टर मुझे मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर यही है बीएसटी में। अगर भाई मैं तुम्हें बैलेंस शीट समझाऊं तो बैलेंस शीट में आज तुम देखो ध्यान से, तुम बचपन से बैलेंस शीट टी फॉर्मेट वाली तो बनाते भी आ रहे हो, सीखते ही आ रहे हो। इस साइड क्या आता है बाबू? कैपिटल, और इस साइड आती है आपकी असेट्स, है ना। तो कैपिटल में क्या क्या आ जाता है भाई? इक्विटी आता है, और ना बाबू ना, कैपिटल में डेट कैसे आ जाएगा? प्रेफरेंस आता है, और रिटेन अर्निंग आती है। आती है नहीं आती है? हाँ हाँ, वही रिटेन अर्निंग, रिजर्व सरप्लस। फिर दूसरा कंपोनेंट आता है इसका डेट। दूसरा कंपोनेंट आता है डेट। डेट में आप कह सकते हो भाई, एक तो लोन लेते हैं हम, और एक भाई डिवेंचर्स लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, बॉन्ड्स, डिवेंचर, राइट। अब आज का मुद्दा ये है कि मुझे आज ये डिसाइड करना है कि मुझे कितना डेट लेना है बाबू, कितना डेट लेना है और कितना इक्विटी लेना है। कितना डेट लेना है, कितना इक्विटी लेना है, इसी डिसीजन को प्यार से क्या बोला जाता है? इसको ही बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो। बाबू क्या बोलते हैं? डेट इक्विटी रेशियो। इसी डिसीजन को बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। और इसी को ही हम, इसी रेशियो को हम दूसरी भाषा में बोल देते हैं, साथ साथ नोट करते हैं ना, इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर कह दो या फिर कह दो डेट इक्विटी रेशियो कह दो, इनका डिसीजन ही क्या बनता है? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन बनता है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन बनता है, जो आज का टॉपिक है। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बता सकते हो? कैसे? मैं तुम्हें बुक नंबर 3 की, रेशियो वाले चैप्टर की, ऑनलाइन वाले बच्चों, बस। हाँ हाँ, गलत, अरे उल्टा बोल रहे नालायक। हाँ, डेट अपॉन इक्विटी इज क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। यानी कि डेट इक्विटी रेशियो को कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी बोल सकते हैं, डेट इक्विटी रेशियो। अच्छा, अगर मैं कहूं मेरा डेट इक्विटी रेशियो है 2/1, यानी कि 2:1, जिसे आप 2:1 भी बोल सकते हो, इसको कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे बाबू? अगर आपने 2 लाख का लोन ले रखा है तो आपके पास 1 लाख के, हाँ, यानी अगर आपके पास 1 रुपए की इक्विटी है तो आपके पास 2 रुपए का डेट है, यानी कि आपके डेट इक्विटी रेशियो में डेट का पोर्शन ज्यादा है। यू आर, इसी को कहते हैं हाँ हाँ, नॉर्मली जो आइडियल रेशियो होता है ना। तो ये उन लोगों को भाता है जो मोहब्बत करने वाले किसके हैं? डेट के हैं, यानी कि जिनको रिस्क हाई पसंद है और माल सस्ता चाहिए, है ना। ये उन लोगों के लिए कि जो अपने उसमें डेट का पोर्शन ज़्यादा रखते हैं। आई लव द रिस्क, रिस्क है तो इसके ही उन लोगों के लिए, हर्षद मेहता टाइप के लोगों के लिए, है ना। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि डेट इक्विटी रेशियो का बाबू एक और फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले को बोलते हैं हम डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। ये भी वही फॉर्मूला, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं? डेट इक्विटी रेशियो के, कैपिटल स्ट्रक्चर के रेशियो के। अगर क्वेश्चन में पूछे तो कौन सा लिखना है? मतलब क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में तो पूछेगा बताओ कौन कैसा स्ट्रक्चर रखें, वो हम पढ़ेंगे भी कैसा रखें, चिंता मत करो, है ना। तो अगर मैं तुम्हें हिंदी में बताऊं तो बताओ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? हिंदी में क्या बोलोगे? हिंदी में लिखेंगे साथ साथ, कितना पैसा बाबू, कितना पैसा इक्विटी से लें, कितना पैसा इक्विटी से लें, और कितना पैसा डेट से लें। इसी रेशियो को, है ना, कैपिटल डेट अपॉन इक्विटी यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं,
ठीक है। साथ साथ इक्विटी से जो पैसा लिया जाता है, इक्विटी वालों को बोला जाता है भैया, इक्विटी वालों को बोला जाता है, क्या बोलते हैं? ओनर्स फंड। क्या बोलते हैं? ओनर्स फंड। इक्विटी वाले को बोलते हैं ओनर्स फंड। और डेट को क्या बोलते हैं बाबू? डेट को क्या बोलते हैं? हाँ, डेट को बोलते हैं बोरोड फंड, है ना। तो कितना पैसा मुझे ओनर के फंड से लेना है, कितना पैसा मुझे उधार पे बोरोड फंड लेना है, इसी क्वेश्चन के डिसीजन को, इसी बात के डिसीजन को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? डेट इक्विटी रेशियो बोला जाता है। बोलो समझ गए सर? मजा आया सर? है ना, समझ में आ गई बात? अब पढ़ के देख लेते, जो हमने हिंदी में सीखा, जो हमने बैलेंस शीट बना के सीखा, उसको टेक्निकल भाषा में किताब में कैसे लिखा है। देखो ऐसे लिखा है, लंबा चौड़ा लिख दिया फालतू बात को। भैया हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर दो तरीके से क्लासिफाई होता है, बोरोड और ओनर फंड। ओनर फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों। इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चा रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन अर्निंग को ओनर फंड नहीं मानता, ये एग्जाम में गलती करता है। पर याद रखना, रिजर्व, सरप्लस, रिटेन अर्निंग भी ओनर फंड की, है ना, कैटेगरी में आते हैं। बोरोड फंड क्या होता है भैया? बोरोड फंड होता है जो हमने सीखा, बैंक का लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब चीजें। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ओनर फंड और उसका मिक्स, जिसे हम प्यार से बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में डेट इक्विटी रेशियो। ये बचपन से सीखते हैं। बताओ कौन महंगा होता है? डेट। अच्छा, हाँ, डेट इज चीप। और महंगा क्या होता है? इक्विटी महंगी होती है ना। कौन सा रिस्की होता है? डेट में आत्महत्या होती है, डेट इज रिस्की एंड इक्विटी इज लेस रिस्की। तो ये बचपन वाली बात है, तो दोबारा रिपीट हो गई है ना। तो कोई बस रीड करने की बात है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब सर, अब भाई पिताजी से पूछने अपने, हाँ, यहां पर पिताजी से भाई 14 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन हम पापा से पूछेंगे, और पापा से 14 क्वेश्चन पूछकर हम पिताजी को फैसला सुना देंगे कि पापा आपके स्ट्रक्चर में हमें डेट रखना है या इक्विटी ज्यादा रखनी है। बोलो बाबू, समझ रहे हो? साथ साथ कुछ बातें समझने के लिए भी इसमें हमें गौर करनी पड़ेगी। सबसे पहला सवाल हम पापा से पूछेंगे, पापा कैश फ्लो कैसा है आपके बिजनेस का? पापा कह रहे हैं कैश फ्लो बहुत ही अच्छा है, पहले एडवांस लेता हूं फिर लोगों को खाना खिलाता हूं, है ना अनमोल भाई? तो इसका मतलब पापा को डेट लेना चाहिए, इक्विटी? क्यों? हाँ, अच्छा कैश फ्लो है तो सस्ती चीज लो ना। जब पैसा ज्यादा है, बढ़िया आ रहा है, तो सस्ती चीज लो, रिस्क खत्म हो गया ना कि चुका नहीं पाऊंगा। तो इक्विटी कम लेंगे और डेट ज्यादा लेंगे। राइट का मतलब क्या होगा बाबू? ज्यादा। चलो मैं ऐसे एरो बनाता हूँ, अप एंड डाउन, तो तुम समझ जाओगे ना। अपने रेशियो में इक्विटी ज्यादा, डेट ज्यादा लेंगे। अच्छा, फिर दूसरा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पता नहीं तुमने अकाउंट से पढ़ा ही नहीं पढ़ा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को कवर करना है ना, किसको कवर करना है? इंटरेस्ट को। तो जिसको कवर करते हैं उसके ऊपर चादर चढ़ाते हैं, तो जिसको कवर करते हैं इसका मतलब वो नीचे होता है। तो इसलिए याद रखना, जिसको भी कवर करना है ना, उसको हमेशा लाइन के नीचे रखना है। तो हमें किसको कवर करना है? इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट को लाइन के नीचे रखेंगे। मतलब जब मैं रेशियो याद करता था तो ऐसे याद करता था, कुछ जुगाड़ लगा के, ताकि भूले ना, है ना। किसी भी चीज को इवेंट से जोड़ोगे ना तो याद रहेगा। जैसे तुम्हें हमेशा याद रहेगा, सर ने बोला तो जिंदगी में कोई भी कवरेज रेशियो आए तो जिसको कवर किया जाता है उसको हमेशा लाइन के नीचे रखना है, क्योंकि जिसको कवर करेंगे उसके ऊपर, है ना, राइट, लाइन के नीचे रखना है। तो इंटरेस्ट को कवर करना है तो लाइन के नीचे रखा। अब इंटरेस्ट को ढकना किससे है? EBIT से। किससे ढकना है बाबू? हाँ, तो EBIT की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसे अकाउंट से पता क्या बोलते हैं? PBIT। क्या बोलते हैं बाबू? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जिसे तुम अकाउंट्स में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हो, उसे ख्वाहिश भैया, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बताओ भाई, अब मैं कह रहा हूं डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो तुम्हारी कंपनी का बहुत जोरदार है, 4:1 का है। यानी EBIT है 4, प्रॉफिट है 4 और डेट है कम। क्या ज्यादा लूं क्या कम लूं? बोलो,
डेट ज़्यादा लो और इक्विटी, ऑब्वियसली बात है ना भाई। जब हाँ, क्योंकि अब क्या हो चुका है, जब तुम्हारे पास डेट के पैसे के लिए तुम्हारे पास प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉफिट ज़्यादा है तो सस्ती चीज़ लो, पैसा है ना, सस्ती चीज़ लो। अगला आता है भाई DSCR, इसको बोलते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो। क्या बोलते हैं? चलो पता नहीं अकाउंट्स में तुम याद करोगे नहीं करोगे, मैं यही याद कराता हूं तुम्हें। किसको कवर करना है बाबू? डेट सर्विस को कवर करना है। तो जिसको कवर करते हैं उसको चादर के नीचे रखने का है। तो डेट का मतलब क्या होता है कि डेट में एक तो ब्याज जाता है, और डेट की पूरी सर्विस कवर करनी है तो प्रिंसिपल भी लेंगे। समझ में आई बात? और प्लस अपॉन में एक चीज और लेंगे जिसको कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस वालों के डिविडेंड को भी डेट की तरह ही कंसीडर किया जाता है कि भैया इन्हें पहले देना ही देना है, प्रॉफिट हुआ तो इन्हें तो देना ही देना है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो कहता है कि ब्याज को, प्रिंसिपल को और प्रेफरेंस डिविडेंड को इकट्ठा करो, फिर देखो तुम्हारे पास पैसा कितना है। तो पैसे के लिए हमने इकट्ठा किया PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर उसमें जोड़ा नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस कैसे होते हैं? डेप्रिसिएशन भी और अदर नॉन कैश एक्सपेंस। हाँ, ये सब चीजें नॉन कैश एक्सपेंस। और साथ में हमने इस पे जोड़ दिया ब्याज। क्या जोड़ दिया? हाँ, ठीक है, राइट। ये सब चीजें इनको अगर जोड़ के पता लगा, इसका रेशियो मेरा आ रहा है 5:1, यानी प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंस आ रहे हैं 5 लाख रुपए, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सिर्फ है मेरा 1 लाख रुपए। पैसा ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो डेट ज्यादा, इक्विटी कम। जितना सस्ता पैसा लगाओ उतना बढ़िया है ना, सर पे बोझ नहीं आएगा। अगला बहुत ही आसान, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बताओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत जरूरी है, तुमने पढ़ लिया रेशियो वाला चैप्टर? तो ना को फिर तो याद होनी चाहिए रेशियो। ROI का फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो। हाँ, अपॉन हाँ टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं हम? डेट प्लस इक्विटी। तो मेरा डेट और इक्विटी है ना, तो EBIT अपॉन डेट प्लस इक्विटी को कई बार कुछ लोग EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। ये मेरा डेट प्लस, ये वाला ROI मेरी बहुत हाई है, फिर क्या लेना चाहिए? यानी कैश ज्यादा है, कैश ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है, तो हमेशा क्या लो? डेट लो, सस्ती चीज लो भाई, फालतू में महंगाई के जमाने में नहीं पड़ना। 5वां पॉइंट, कॉस्ट ऑफ डेट। कुछ नहीं सोचना, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में सोचना चाहता हूं अब। तो सस्ते क्या सस्ता होता है? तो डेट हमेशा सस्ता होता है, तो फिर डेट हाई लूंगा और इक्विटी लूंगा, अगर सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट से डिसीजन लेना है। अगर मुझे डिसीजन लेना है सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब बोलो, तो फिर भी मैं डेट ज्यादा लूंगा क्योंकि इक्विटी महंगी है, और इक्विटी कम लूंगा, महंगी चीज काहे लूंगा। अब अगली बात जो है ना वो बहुत समझने वाली है ना, क्योंकि उसमें कुछ समझाऊंगा उसके बाद तुम समझोगे। अगला मुद्दा है हमारे देश का टैक्स का रेट। मैं मान रहा हूं हमारे देश के टैक्स का रेट है हाई, तो अब इस पे मुझे फैसला लेना है कि अगर मेरे टैक्स का रेट हाई है तो मुझे डेट ज्यादा लेना चाहिए, इक्विटी ज्यादा लेना चाहिए। अब समझाना पड़ेगा बच्चों को कि डेट ज्यादा क्यों लेना चाहिए। अब सुन रहा, अब एक बहुत ही खतरनाक बात जो MCQ में भी आती है, वही इसका जवाब भी है। MCQ में कई बार ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, ये एक सवाल आता है ट्रू फॉल्स में, यानी MCQ में ट्रू फॉल्स पार्टली ट्रू ऐसे आएगा। अब एक बात देखते हैं इसका चक्कर, इन दोनों सवालों के जवाब ये और ये तुम्हें अब एक ही चीज से पता लगेंगे बहुत ही आसान तरीके से। भाई मुझे बताओ, ख्वाहिश भैया मुझे बताओ, डेट महंगा होता है सस्ता होता है? सस्ता होता है। अगर मुझे सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट देखना है
कि सस्ती चीज की क्या महंगा है क्या सस्ता है, तो क्योंकि डेट सस्ता होता है तो मैं डेट ज्यादा लूंगा। इक्विटी क्या होती है, इक्विटी महंगी होती है तो महंगी चीज क्यों लूंगा, कम लूंगा और डेट ज्यादा लूंगा। बहुत बढ़िया बात कृष्णा भैया, समझ गए तुम। अब एक बात देखना बहुत ध्यान से जब मैं तुम्हें समझा रहा हूं भाई, ये मेरी सेल्स है 100 करोड़ की, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब मैं, ये मेरा नेट प्रॉफिट है मान लो 20 करोड़ का, होश में सुनना अब बात, ये मेरा डेट है ना, मान लो कुछ भी खर्चा नहीं है, पूरा डेट है, अदर खर्चे और डेट मिला के ये आ रहा है। डेट मतलब, अब तुम कहोगे सर डेट क्यों लिख रहे हो, चलो भाई तुम्हारी भाषा में लिखता हूँ, डेट के ऊपर का ब्याज, डेट पे ब्याज जाता है ना, इंटरेस्ट लिखता हूँ, बस आप खुश। तो भाई ये मेरा इंटरेस्ट है, तो मेरा प्रॉफिट 20 करोड़ आ रहा है। अब मुझे दिख रहा है कि मेरे देश में टैक्स का रेट जो है वो हाई है, अब टैक्स किस पे लगाऊंगा, नेट प्रॉफिट पे। अब नेट प्रॉफिट पर लगेगा टैक्स, मान लो टैक्स लगता है मेरे, ऐसा है नहीं क्योंकि टैक्स हमारे देश में 30% तक होता है ना, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं टैक्स का रेट हमारे देश में 50% हो जाए बढ़ा के, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं 50% टैक्स, तो लेट जाएंगे सब लोग। अब तुम्हें रहेगा 20 करोड़ कमाऊंगा तो सरकार को कितने दे दूंगा, 10 करोड़ किसके, गवर्नमेंट के। तो तुम क्या लिखोगे अकाउंट्स में, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी कितना आ गया 10 करोड़। अब पीएटी में से ही क्या करेंगे, डिविडेंड वगैरह बटेगा। अब मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना है भाई, अब मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, यानी कि मैं अपने देश में टैक्स का स्ट्रक्चर हाई है तो मैं टैक्स कम देना पसंद करूंगा, ज्यादा देना पसंद करूंगा, कम। तो मैं क्या लिखूंगा, टैक्स कम देंगे। भाई जब मेरे देश में टैक्स का स्ट्रक्चर हाई है तो मैं टैक्स ज्यादा क्यों दूंगा, टैक्स में लो देना पसंद करूंगा। अगर मुझे टैक्स को लो देना, आप सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, है ना, फिर तुम कहोगे वरना सर दोबारा रिपीट कर दो, रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान सुनना एक कान खोल के, है ना। अगर मुझे अपने देश में टैक्स कम करना है, इसलिए लिख के बता रहा हूं, अगर मुझे अपने देश में टैक्स कम करना है तो मुझे इतना पता है, टैक्स कम करना है तो मुझे नेट प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। तो मुझे अपने नेट प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट घटेगा तो, और अगर मुझे नेट प्रॉफिट घटाना है तो पीएनएल के डेबिट साइड में जो खर्चे आ रहे हैं, पीएनएल के डेबिट साइड में जो खर्चे आ रहे हैं, इन्हें बढ़ाने पड़ेंगे घटाने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है पीएनएल में उसे करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और अगर मुझे इंटरेस्ट को बढ़ाना है, निकम्मो, मुझे इंटरेस्ट को बढ़ाना है तो डेट बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, डेट को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, बोलो, बोलना जरा मेरे साथ फिर से। अब अगर टैक्स कम देना है तो टैक्स कम देना होगा तो नेट प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट कम करना है तो ब्याज बढ़ाना पड़ेगा, खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे, ब्याज बढ़ाना पड़ेगा, ब्याज बढ़ाना पड़ेगा तो डेट बढ़ाना पड़ेगा। अब इस चेन को मैं ऐसे लिख दूं सीधी सीधी, अब मैं इस चेन को ऐसे लिख देता हूं, अगर मैं लोन ज्यादा लेता हूं तो मैं इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा, और अगर मैं इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा, इंटरेस्ट जितना बढ़ेगा, खर्चा जितना बढ़ेगा पीएनएल में, उतना नेट प्रॉफिट कम होगा, और नेट प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा। अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूं, क्या बुराई है। अब मुझे बताओ, अब मैच करो, अगर मुझे टैक्स का रेट हाई है और मुझे टैक्स कम देना है, अगर मुझे टैक्स कम देना है तो क्या करना पड़ेगा बाबू, बोलो, बोल मत लेना, क्या करना पड़ेगा, डेट बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मुझे यहां पर लिखना पड़ता है कि टैक्स का रेट हमारे देश में हाई है तो क्या करूं, डेट बढ़ाओ। अच्छा रिवर्स कर दूं तो, अगर टैक्स का रेट हमारे देश में लो है तो उल्टा कर देना, है ना, फिर डेट कम और इक्विटी। तो मैं यहां पे क्या अज्यूम कर रहा हूं, हाई, है ना। टैक्स का रेट अगर हाई है तो मैं अपनी जेब से सरकार को पैसा कम देना पसंद करूंगा, ठीक है ना।
राइट, इसीलिए मुझे डेट बढ़ाने पड़ेंगे, डेट से बढ़ा के टैक्स, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा। ठीक है, अब ये बताओ दूसरा सवाल जो था ये एमसीक्यू वाला, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। इस सवाल का मतलब है क्या इंटरेस्ट टैक्स को घटाता है? बोलोगे हाँ या ना? बोलो भाई, बोलो ना यस। तो आप आंसर क्या करोगे? यस। बताओ यस क्यों? इंटरेस्ट टैक्स को इसलिए घटाता है क्योंकि इंटरेस्ट जब बढ़ेगा, इंटरेस्ट जब बढ़ेगा नेट प्रॉफिट घटेगा, नेट प्रॉफिट घटेगा तो टैक्स भी घटेगा। दैट इज वाई इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, कि इंटरेस्ट वो खर्चा है जो टैक्स को कम करता है। रीजन, इंटरेस्ट ज्यादा तो प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम तो टैक्स कम। भाई ऑनलाइन वाले भी ओके टेस्ट लिखेंगे, ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे मजा आ गया सर, देखो जल्दी मजा आया सर, समझ गए भाई? ओ अरम भाई ऑनलाइन में, केशव भैया, ख्वाहिश दीदी, ठीक है। अनमोल रतन बताओ, हटा दूं? डन है। सभी ऑनलाइन वाले भी कह रहे हैं बहुत मजा आया सर। 2 क्वेश्चन, 1 तीर से 2 शिकार। सात पॉइंट हो गए, जिसमें 7वां पॉइंट ही था जो खोपड़ी घुमाने वाला था, जो कई बार ये पूछ लेते हैं, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। तो आप बोलोगे यस, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। समझे भाई? अगले मुद्दे पे आते हैं, पॉइंट नंबर 8। आराम भाई भी कह रहे हैं बहुत मजा आया सर। पॉइंट नंबर 8 बताओ, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? कसम भवानी की चमाटे बजा दूंगा मैं तुम्हारे। नहीं बात पागल। अच्छा नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट तो जैसे इक्विटी आप मतलब शेयर होल्डर्स को दे रहे हो। हाँ, वो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, तुम बोल रहे थे पहले। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब होती है शेयर मार्केट में शेयर इशू करने की कॉस्ट, सेबी की फीस, प्रोस्पेक्टस की फीस, दुनिया भर के एनएससी बीएससी का खर्चा। अगर मैं कह रहा हूँ फ्लोटेशन कॉस्ट मेरी हाई है तो फिर, अगर मैं कह रहा हूँ फ्लोटेशन कॉस्ट मेरी लो है, ये बन जाएगा पॉइंट नंबर 8। हाँ ठीक है। अगला बताओ रिस्क। अगर पिताजी कह रहे रिस्क के अलावा कुछ नहीं देखूंगा तो भाई डेट कम लेना और इक्विटी ज्यादा लेना, क्योंकि डेट बहुत तगड़ा रिस्की है कि आत्महत्या करनी पड़ सकती है। अगली बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है बैंक से सेकंड और थर्ड लोन लेना, है ना, कि बैंक के पास दोबारा जाऊंगा और बैंक कह देगा ले 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 ले, दोबारा ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी तुमने बिल्कुल विजय माल्या की तरह खत्म। तुम निकले कौन? माल्या रे माल्या, विजय माल्या। जिसके नाम में माल्या हो वो तो पैसा मारेगा ही, मार लिया उसने पैसा। अब विजय माल्या जो देश का 11,000 14,000 करोड़ रुपए लेके भग लिया, आज वो, हाँ बताओ। ठीक है। हाँ, अब विजय माल्या आज कह रहा है कि मैं फिर से जाऊंगा, लेकिन पीएनबी के पास से जाऊंगा, फिर से जाऊंगा, लोन लेंगे, तो कोई भी बैंक उन्हें लोन दे देगा। इसका मतलब विजय माल्या ने अपनी लोन लेने की फ्लेक्सिबिलिटी क्या कर दी? खत्म कर दी। तुम वो सोचो, वो छोड़ो इंडिया में, विजय माल्या रहना मान लो इंग्लैंड में, इंग्लैंड के किसी बैंक से कह रहा लोन दे, तो दे देंगे वो? कहेंगे भाई तूने इंडिया का चुकाया ना, तो तुझे यहाँ रख रहे हैं, वही बड़ी बात है, तुझे लोन भाई तुझे नहीं देंगे भाई, 1 रुपया नहीं देंगे तुझे। इसका मतलब अगर तुमने फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी या लो कर दी तो डेट ज्यादा लेना पड़ेगा, इक्विटी, तो डेट तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा, तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? इक्विटी की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। नहीं मतलब ऑप्शन फिर वही है ना, समझ में आ गई बात। 11वां पॉइंट, कंट्रोल। उदय कंट्रोल, कंट्रोल तुम्हें ज्यादा चाहिए किसकी तरह? अंबानी की तरह। पुराना पॉइंट है,
तो डेट ज्यादा लूं या इक्विटी ज्यादा लूं? तो डेट ज्यादा लो, इक्विटी कम, कम इशू करो, है ना। पुराना पॉइंट आ गया नहीं आ गया, वही कंट्रोल वाला। हाँ, फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ा था, ठीक है, बढ़िया बात। 12वां पॉइंट, सेबी की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेबी या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सेबी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आ गया कि मान लो सेबी बाजार जो है वो सेबी की बहुत ज्यादा टफ गाइडलाइंस हैं, है ना, तो क्या करना पड़ेगा? डेट ज्यादा लेना पड़ेगा, इक्विटी कम लेना पड़ेगा, क्योंकि सेबी तुम्हें इक्विटी लेना क्या कर रहा है? मुश्किल कर रहा है। बोलो भाई, समझा की बात? अगली बात जो मैंने पिछली क्लास में समझाई थी, स्टॉक मार्केट की कंडीशन। स्टॉक मार्केट की कंडीशन चल रही है बिल्कुल बुल फेज में, धनाधन धनाधन धाए 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 मार्केट बढ़ रही है, क्या करें? तो इक्विटी उठाओ, डेट कम उठाओ। रिवर्स में तो रिवर्स हो जाता है आंसर। और आखिर में मान लो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यू आर कंफ्यूज अबाउट डेट इक्विटी रेशियो, तब क्या करें? तो भाई जैसे भाई तुम्हारा रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो तुम क्या करो? किसी और रेस्टोरेंट का बिजनेस देख लो, है ना। अगर मान लो किसी का टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो वो क्या करे? रेमंड्स की डेट इक्विटी रेशियो देख ले, है ना। तो कहते हैं भैया अब तुम्हें कुछ ना पता, तो अगर तुम टेक्सटाइल बिजनेस में हो, तो कपड़े के बिजनेस में हो, तो रेमंड्स का डेट इक्विटी रेशियो देख लो, वैसा फॉलो कर लो। अगर तुम कंफ्यूज हो डेट इक्विटी रेशियो के बारे में, तो भाई तो मैनेजमेंट के महान लोग बोल रहे हैं, घबरा कह रहे हो? टेक कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर बिजनेस, टेक कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ, खत्म बात। समझ की बात? बोलो, हो गए पॉइंट? भाई 7 पॉइंट ही हो गए मेरे, 14 ही हो गए पूरे टोटल। लिख लिए, नोट कर लिए? नहीं, फोटो ले लो फिर, कोई बात, अब फिर बाद में ले लेना, है ना, ठीक है। अब इसी प्यार भरी बात को एक बार रीड कर लेते हैं मस्त। कैश फ्लो पोजीशन आपकी अच्छी है, तो क्या करूंगा? हाँ, इनके लिए मुझे कैश फ्लो चाहिए होती है, तो मैं क्या करूंगा? डेट हाई करूंगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, हाई रेशियो है, तो क्या होगा? रिस्क कम होगा, तो डेट ले लेना। डेट सर्विस रेशियो भी अगर हाई है, तो क्या होगा? तो डेट ज़्यादा लेना। आरओआई बढ़िया है, तो डेट ज़्यादा लो। कॉस्ट ऑफ डेट ही देखना है, तो डेट ज़्यादा लो। टैक्स का रेट अगर हाई है, तो भी डेट को प्रेफर करना है, डेट ज़्यादा लेना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही देखनी है, तो इक्विटी महंगी होती है, तो डेट ज़्यादा, है ना। मतलब इक्विटी लेनी पड़ेगी, पर डेट उस कंपेयर ज़्यादा लेना। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर हाई है, तो भी डेट ज़्यादा। रिस्क कंसिडर, सिर्फ रिस्क देखना है, तो रिस्क लो है तो डेट हाई, और रिस्क ज़्यादा है तो डेट लो। लिख दोगे? थोड़ा सा यहां से रीड करके एग्जाम में लिखना पड़ेगा। विजय माल्या ने फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी, तो आपको इक्विटी ज्यादा लेनी पड़ेगी। कंट्रोल चाहिए, तो डेट ज्यादा, अंबानी बनना है। रेगुलेटरी सेबी की गाइडलाइन बहुत टफ है, तो डेट ज्यादा। स्टॉक मार्केट की कंडीशन बहुत बुल फेज में है, तो इक्विटी ज्यादा, इक्विटी प्रेफर्ड। कैपिटल स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आ रहा, तो बोलो भाई, समझ में आती है बात? चीट कोड ये रहा जो तुम्हारी किताब में मैंने बना के दे रखा है। फटाफट भेल की जगह फटाफट करेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर दो। क्या दो? फटाफट करेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर दो, फटाफट।
कैपिटल स्ट्रक्चर फटाफट डिसाइड करना है, टाइम लगाना है इतना। एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, अगले एफ से फ्लोटेशन कॉस्ट, सी से कैश फ्लो, ओ से अदर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर 14 पॉइंट, आर से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पॉइंट नंबर 12, अगले आर से पॉइंट नंबर 9 एंड 4 रिस्क एंड आरओआई, ई से इक्विटी की कॉस्ट, सी से 2 कवरेज रेशियो, एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एक डेट सर्विस कवरेज रेशियो, टी से बाबू, टी से टैक्स पॉइंट नंबर 6, कैपिटल के सी से कंट्रोल पॉइंट नंबर 11, स्ट्रक्चर के एस से पॉइंट नंबर 13 कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर, और डी से डेट की कॉस्ट पॉइंट नंबर 5। तो चीट कोड झटपट याद रखेंगे, झटपट लिखेंगे सर। बाबू हो जाएगा, 1-2 क्लास और लगेंगी। रोहन भाई घबराने का नहीं, बुलाती हम अगर जाने का नहीं, घबराने का नहीं। नोटेड? कुछ भी मुश्किल नहीं था, है ना, सिंपल और आसान था। बोलो, अभी क्वेश्चन देखेंगे, घबराओ मत, किस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब अगला मुद्दा आता है कैपिटल। अभी हमने जो सीखा बाबू, अभी हमने जो सीखा वो सीखा बैलेंस शीट में क्या बताना, बैलेंस शीट में किस हिस्से को सीखा हमने, यानी कि लायबिलिटी साइड सीखी। अगला मुद्दा आता है बैलेंस शीट की असेट साइड। बताओ असेट में क्या आता है? 6.5। असेट में क्या आता है बाबू? तो आज हमें सीखना है फिक्स असेट्स के बारे में, है ना। क्या सीखेंगे? ठीक है, तो अब हमें देखना है फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए पैसा कहां से लेना है। तो फिक्स एसेट्स के लिए क्या लिखेंगे? फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, है ना, पैसा हमेशा मिनिमम कॉस्ट पे लेना है। पहली बात, फाइनेंस का ये रूल है। अब जब भी फिक्स एसेट खरीदेंगे, एक तो मिनिमम कॉस्ट पे पैसे लेना। ये नहीं कि कोई तुम्हें फिक्स एसेट खरीदने के लिए लोन दे रहा तो महंगा लोन ले लो, ना ना ना। कैसे कर लोन का अरेंजमेंट कैसे करना है? सस्ता करना है। और साथ ही साथ फिक्स एसेट्स के लिए जो भी पैसा मिनिमम कॉस्ट पे होगा वो हमेशा लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म नहीं होगा। कैसे होगा पैसा? हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्स से लेना है। लॉन्ग टर्म सोर्स क्या होती है भैया? लॉन्ग टर्म सोर्स क्या होती है? डेट या इक्विटी। तो ये मेरी बैलेंस शीट के कुछ फाइनेंस के रूल हैं कि डेट इक्विटी रेशियो कैसे डिसाइड करना है और फिक्स एसेट्स कहां से खरीदनी है और कैसे खरीदनी है। समझ में आ गई बात? बोलो भाई। तो क्या याद रखेंगे? फिक्स एसेट्स कहां से लेना है? सस्ते में लेनी है। और कहां से लेनी है? हमेशा लॉन्ग टर्म से। अगली बात, क्योंकि फिक्स एसेट में पैसा क्या हो जाना है? ब्लॉक हो जाना है। भाई तुमने जमीन ले ली 500 करोड़ की, अब वो बिक थोड़ी जाएगी। 500 करोड़ की चीज ऐसी थोड़ी जो यूं बिक जाएगी, है ना। तो देख दाख के खरीदना, पैसा फंस ना जाए वहां। बोलो भाई, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम फिक्स एसेट्स के पास जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं बाबू? फिक्स कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो जो पहला नियम सिखाया, फिक्स एसेट्स का मतलब होता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए एसेट लेने वाला हूं, जमीन, बिल्डिंग, है ना, राइट। तो कहां से लेना है? हमेशा लॉन्ग टर्म से लेना है। पैसा हमेशा कहां से लेना है?
बोलो लॉन्ग टर्म से। क्या तुम्हें याद है बहुत ही खतरनाक बात, फिक्स एसेट्स के डिसीजन को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म का मतलब कहां से फाइनेंस करना होता है, इक्विटी से और प्रेफरेंस। फिक्स एसेट्स का मतलब खाली ये नहीं होता लैंड और बिल्डिंग खरीदनी है। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है भैया वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, है ना, या तुमने कोई एक्सपेंशन ही भयंकर कर दिया, टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी ले आए तुम, या किसी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके कुछ नया ले आए। तो इन सब में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, ये सब फिक्स एसेट्स, फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आते हैं और फिक्स एसेट्स ही माने जाते हैं। एक खतरनाक बात जो एग्जाम में एमसीक्यू में आती है वो ये, फिक्स एसेट्स नेवर फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म। फिक्स एसेट्स कभी भी कहां से मत लेना, फंस जाओगे। एक साल के अंदर पैसा चुकाना है तो फिक्स एसेट्स में तो करोड़ रुपए कैसे चुका दोगे, 100 करोड़ की बिल्डिंग ले ली कैसे चुका दोगे जमीन। इसलिए तुमने देखा होगा, पता होम लोन जो लेते हैं हमारे घर वाले, कभी होम लोन लेते हैं तो 20-20 साल के लिए ले लेते हैं। हाँ ठीक है, लॉन्ग टर्म में लिया जाता है हमेशा। हाँ वो बात अलग है, पर क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जाता है कि मेरा लिक्विडिटी तो हो, है ना। अब भाई किसी बंदे की कमाई है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, अब वो हाउस लोन का ब्याज, हाउस लोन की ईएमआई बनवा रहा 70,000, तो भाई लंगर में खाएगा क्या, 12 हफ्ते के 7 दिन लंगर नहीं मिलते ना, है कि नहीं बात। फिर अब तू 30,000 में भाई खाना भी खा ले, तो 20 बच्चों को भी पढ़ा लिखा ले, है ना, घर की और जो ईएमआई चल रही हूँ, है ना, वो भी कर ले, समझ रहे बात को। अब वो कह रहा है भाई 70,000 की ईएमआई लगा के 5 साल के लोन चुकाने का अच्छा 25 साल के लिए 20,000 की ईएमआई कर ले, तो 80,000 में पेट तो भर लेगा, और जिस घर में रह रहा है वो घर भी अपना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी कमाई के हिसाब से ईएमआई बनवानी चाहिए, समझ रहे बात को ओ भाई। और दूसरी बात, कार कभी भी एसेट नहीं होती, तो कार महंगी मत लेना। कार महंगी जब लेनी है जब तुम्हारी कमाई का 10% कार की वैल्यू, समझ रहे हो। अब तुम कह रहे हो सर मेरी कमाई है 1 लाख रुपए महीना, साले कितने कमा रहा हूं 12 लाख, लेकिन गाड़ी लूंगा 50 लाख की, BMW का कोई मॉडल ले लूंगा, ये ले लूंगा, बेंटले का कोई छोटा वाला मॉडल ले लूंगा, गाड़ी लूंगा 30-35 लाख की, ईएमआई उसकी बन रही है मान लो 40,000 रुपए, क्योंकि कार लोन तो लंबा तो होता नहीं है कि तुम्हें 20-20 साल के लिए दे देंगे, 5 या 7 साल होता है मैक्सिमम, है कि नहीं बात। तो भाई अगर तुम कमा रहे हो 5 लाख रुपए महीना, तो 50,000 की ईएमआई बनती है, 10% हो गया ना भाई, मेरे को देने में दिक्कत नहीं है। अब तुम कमा रहे हो लाख रुपए महीना, तो 50,000 की ईएमआई देके जीवन कैसे बिताएगा। और कार का इन्वेस्टमेंट है, कार का इन्वेस्टमेंट है जो 35 की 40 हो जाएगी। भाई इक्विटी शेयर खरीद रहा हूं, म्यूचुअल फंड ले रहा हूं, तो बात समझ में आ रही है ना, कि भाई चल आज नहीं तो कल क्या होगा, मार्केट बढ़ेगी तो क्या होगा, पैसा बढ़ेगा, जो लाइबिलिटी होती है। कार हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में एसेट बताते हैं, पर है ये लाइबिलिटी, है ना। एसेट तो हमेशा होती है जो पैसा बना के दे, कार तो पैसा खा रही है, बात समझ में आई। तो अगर तुम भैया 12 लाख कमा रहे हो, यानी अगर तुम साल के 1 लाख कमा रहे हो, तो तुम्हारी ईएमआई होनी चाहिए कितनी, 10 से 12,000 के बीच में, बस 20, 25, 30,000 की। ये बिल्कुल बेसिक फाइनेंशियल रूल है जो फ्री में बताया था। ये यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं, है ना, पैसे ले लेके समझाते हैं लोगों को, क्लास ले लेके कि हमारी फाइनेंशियल क्लासेस ज्वाइन कर लो, तो वो तुम्हें बताएंगे कैसे कैसे ईएमआई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। कार इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ लाइबिलिटी। तो बस शो ऑफ के लिए नहीं करना कुछ भी जीवन में, कमाओ और 10% कर। अगर तुम कमा रहे हो 50 लाख रुपए साल का पैकेज है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। 50 लाख के पैकेज का मतलब हो गया मैं मोटा मोटी 4 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, तो 50,000 की ईएमआई बनवाओ कार की, बढ़िया दनादन कार लो, है ना। साथ में बैलेंस भी करो, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये फिक्स एसेट्स डिसीजन बताता है। क्या, जब भी तुम फिक्स एसेट्स में पैसा लगाओ तो ये देखना लॉन्ग टर्म में उससे फायदा मिल रहा है, ठीक है ना। भाई मान लो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि आज से 20-25 साल पहले ये बताया था ना अडानी के शेयर की बात,
कि भैया अडानी का शेयर था कोरोना के टाइम पे, 20-25 साल छोड़ो, 4 साल पहले, 5 साल पहले अडानी का शेयर था 150 रुपये, मैंने खुद खरीदा था। उसने हाई लगाया पिछले साल जब तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई 4,200 रुपये, चलो 4,000 राउंड फिगर में कर लो। तो किसी ने अगर 1 लाख लगाए होंगे, कितने हो गए? 40 लाख हो गए। हाँ मतलब मोटा मोटी 40 लाख हो गए। तो 4 साल में अगर तुम 40 लाख कमा रहे हो तो इसका मतलब फिक्स असेट्स में पैसा वो होना चाहिए जो तुम्हारे पैसे को ग्रो करे। पहला मैनेजमेंट है कि फिक्स एसेट्स हमेशा पैसा कब लगाना है? उस फिक्स एसेट्स में लगाना है जो तुम्हारे बिजनेस को, यानी तुम्हें वो प्रॉफिट कमा के दे। जमती है बात? ओ भाई हमने फिक्स एसेट्स में पैसा लगाया, प्रॉफिट कमा के दे रहा है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अगला फिक्स एसेट्स में ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारा लार्ज फंड क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, इसे तुम निकाल नहीं पाओगे, है कि नहीं बात? ये घर के रेजिडेंशियल प्लॉट और घर नहीं है कि आज मैंने डाला किसी ऑनलाइन पे या ब्रोकर को बोल दिया तो ब्रोकर 2-4 दिन बाद लाके खड़ा कर देगा बायर। ऐसा नहीं है। जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रियल प्लॉट होते हैं ना, जो शहर के बाहर होते हैं, वो मुश्किल से बिकते हैं, है ना? तो आसानी से आप क्या नहीं कर सकते? बेच नहीं सकते। दूसरा ये बात ध्यान रखना, फिक्स एसेट्स में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व है। क्या? आपकी रिटर्न अगर कम हुई तो क्या होगा फ्यूचर में? ध्वस्त मामला, है ना? और फिक्स एसेट्स हमेशा इरिवर्सिबल डिसीजन है। एक बार आपने कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनते। शैलमोन भाई की बात याद आ जाएगी आप। बोलो ठीक है, एसी ले लिया, बेच दोगे प्रॉफिट में, समझ आई ना बात? हाँ, खरीदते लॉस। बोलो भाई, बोलो हाँ या ना। अब आती है बात, सर ये तो आपने बहुत ही खतरनाक बात बता दी, अब मुझे बताओ फिक्स एसेट्स में पैसा जो लगाना है वो हाई लगाना है या लो लगाना है? हाई या फिक्स कॉस्ट में पैसा जो लगाना है वो लो लगाना है? हाँ, तो सेम है। कुछ सवाल मैं तुमसे पूछूंगा, तुम्हें इसका जवाब देना है। पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। बाबू क्या साथ साथ नोट करते जाएंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। नेचर ऑफ बिजनेस, मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग समझते हो? माल खरीदा, दुकान से बेचा, तो फिक्स एसेट्स में पैसा कम लगेगा ज्यादा लगेगा? लो लगेगा। मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है बाबू मैन्युफैक्चरिंग, इधर ध्यान दो, तो पैसा फिक्स एसेट्स में कम लगेगा ज्यादा लगेगा? मैन्युफैक्चरिंग में तो फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, मशीन लेनी पड़ेगी, तो ज्यादा लगेगा। सिंपल बात है भाई, बोलो भाई। दूसरी बात ध्यान समझेंगे, मेरा स्केल ऑफ ऑपरेशन, मेरा स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा है, मेरी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अब हाँ बिल्कुल सही, ब्रांच ज्यादा है तो बिल्डिंग ज्यादा, बिल्डिंग ज्यादा तो फिक्स कॉस्ट हाई। तीसरी बात, मेरी टेक्निक्स, जैसे आयरन मैन का जारविस, जानते हो ना भाई जारविस को? ओ भाई तलवारबाजी होगी, जारविस को जानते हो ना? बोलो। अब टेक्नोलॉजी में हमेशा क्या होता है? जारविस अपडेट होगा, जारविस अपडेट होगा, तो पता लगा तुम्हारी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर हाई है, फिक्सेड कम होगी ज्यादा होगी? फिक्सेड ज्यादा होगी, फिक्स कॉस्ट, और ये कम होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी में पैसा, आपको बार बार नई नई टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी, नई नई टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है। अगला, आपका बिजनेस है इसमें टेक्नोलॉजी बार बार अपग्रेड करनी पड़ रही है। क्या करनी पड़ रही है? यानी जारविस को बार बार अपडेट करना पड़ता है और हाईली अपडेट करना पड़ता है। हर तीसरे चौथे दिन अपडेट मांग लेता जारविस। भैया मेरा ये काम नहीं चल रहा, मेरी खोपड़ी नहीं चल रही, तुम कह रहे हो यहाँ धमाका कर दूं, वहाँ धमाका कर दूं, तो बताओ टैक्स रेट क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट हाई या लो?
चार्जेस को ये करना पड़ेगा, तो सही देगी ना, क्योंकि बार बार मुझे नई टेक्नोलॉजी वाले सामान लाके जारविस को देने पड़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। पांचवा, अब सुनना ध्यान से, अगली मजेदार बात जो अपनी कोचिंग की है। अब भाई कोचिंग का जो बिल्डिंग का मालिक है ना, इसने एक दिन ऑफर दिया हमें, वो कह रहे किराए पे चलाते रहो, किराया देते रहो, किराया, और तुम्हें पढ़ाना जब यहीं है, बढ़िया तुम्हारा सेटअप है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने दो ऑप्शन दिए। उसने बोला 1 लाख पर मंथ रेंट, या फिर सीधा लाइफ टाइम के लिए खरीद लो 5 करोड़ रुपए कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। बाबू पराग सर कह रहे हैं, आरके जी कह रहा है नहीं खरीदनी, हम रेंट पे देंगे, हम रेंट पे चला लेंगे। अगर रेंट पे चला लेंगे तो बताओ फिक्स कॉस्ट कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? कम चाहिए। एक दिन मन बन गया, कोई नहीं बैंक से लोन ले लेते हैं, तो बैंक से लोन ले लिया, पैसा क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए कम चाहिए? क्योंकि 5 करोड़ रुपए तुम्हें एकदम से लेके देने पड़ेंगे। छठा पॉइंट, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब लेवल ऑफ कोलैबोरेशन में एक चीज देखो, मुझे बताओ कि क्या टाटा का कोई बैंक है? बाबू टाटा कोई बैंक है क्या? लेकिन भाई टाटा का एटीएम है। टाटा का बाबू एटीएम है, टाटा इंडी कैश। ससुरा ये का हुई गवा, खोपड़ियाँ घूम गई हमारी एक दिन टाटा का एटीएम देख के। मेरे घर के पास खुला है अभी टाटा इंडी कैश। मैंने कहा टाटा का एटीएम बैंक तो है ना ससुर की नाती, ये हुई क्या रहा है भाई? अंदर जाके देखा तो भी टाटा एटीएम। मतलब क्या है ये? इंडी कैश टाटा प्रोडक्ट, मतलब क्या है भाई? नहीं पता? लिखा है टाटा प्रोडक्ट। स्टारबक्स करता है टाटा, हाँ बट स्टारबक्स को बोल नहीं सकता, उनके साथ कोलैबोरेशन है, उनका काम इंडिया में संभालता है, हाँ। इसलिए ऐसे ही हुआ। तो इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन ऑफ द फिक्स एसेट्स। तो पता है जिस डायलॉग को बोल के तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, है ना, वो डायलॉग क्या था कि तुमने जब बोला उससे अपनी एक्स से, सुन दिल मेरा धड़कन तेरी, तो उनने वहीं चमाट लगा दिया, फिल्मी बातें मत किया कर मेरे सामने, लॉ की क्लास, लॉ की स्टूडेंट हूं मैं, ठीक है। और तभी तुमने ब्लॉक कर दिया। फिल्मी लोगों से कोई बातचीत नहीं। दिल मेरा धड़कन तेरी, यही बात टाटा ने बैंक से बोली। टाटा ने बैंक, जितने भी बैंक है उन सबसे ये बोला, दिल मेरा धड़कन तेरी। इसका मतलब हाँ, यानी कि एटीएम मशीन मेरी और एटीएम कार्ड तुम्हारा है कि नहीं बात? तो टाटा कंपनी, यही तो परपेचुअल सक्सेशन है। रतन टाटा जी चले गए हों और आने वाले टाटा भी चले जाएं, पर परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी हमेशा चलती रहेगी। कंपनी हमेशा, टाटा जी के पिताजी भी चले गए, उनके पिताजी भी चले गए, लेकिन कंपनी हमेशा जिंदा रहेगी। अब दिल मेरा धड़कन तेरी, एटीएम किसी और का, कार्ड किसी और का। अब ये बताओ, इसे बोलते हैं लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, कि तुमने असेट का कोलैबोरेशन किसी और से कर लिया, यानी असेट किसी और की। तो बताओ तुम्हें फिक्स कैपिटल कम चाहिए ज्यादा चाहिए? बोलो, तुम्हें फिक्स कैपिटल कम चाहिए क्योंकि असेट तो कोई और दे रहा है ना। हाँ, फिक्स कैपिटल के लिए एसेट चाहिए। उल्टा कर लेंगे, रुको, एसेट किसी और की है ना, एसेट किसी और की है, सर्विस हमारी है। तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन ये कहता है कि एसेट कोई और दे देगा हमें। तो ये बताओ, बैंक को फिक्स कम चाहिए ज्यादा चाहिए? कम। बैंक कह रहा हमें एटीएम खोलना नहीं, ना हमें एटीएम मशीन लेनी, ना हमें एटीएम के लिए बिल्डिंग लेनी। एटीएम की मशीन भी टाटा लेगा, एटीएम की बिल्डिंग भी टाटा लेगा। हमें तो क्या करना है, टाई अप करना है कि हमारी, तो हमारे एटीएम कार्ड से वहां से पैसे निकाल लेना। तो बैंक को पैसे कम चाहिए ज्यादा चाहिए? तो इसका मतलब बैंक नीड लो फिक्स कॉस्ट। क्यों? क्योंकि एटीएम किसका है? टाटा का।
बोलो भाई, समझ में आ गई बात। अगली बात करते हैं सिर्फ ग्रोथ की। अगर तुम्हारे ग्रोथ के चांस हाई हैं फिर फिक्स कॉस्ट कम चाहिए, ज्यादा चाहिए? ग्रोथ के चांस हाई मतलब ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा चाहिए। लास्ट पॉइंट बाबू, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि न्यू फील्ड में एंटर करना। भाई जैसे रिलायंस वाले पहले बनाते थे कपड़ा, फिर भाई वो कह रहे हैं कपड़े के बाद हम अब मोबाइल भी बनाएंगे, ज्वेलरी भी बनाएंगे, ठीक है, बोलो रिलायंस फ्रेश भी बनाएंगे। तो बताओ फिक्स कैपिटल कम चाहिए, ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए, क्योंकि कपड़े के बाद बाकी बिजनेस के लिए भी तो कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए? बोल मतलब ना बतिया रहे हो, इसे रखो। बोलो, समझ में आ गई बात? कितने पॉइंट बने? 8। तो ये 8 पॉइंट मुझे बताते हैं कि मेरे को मेरी कंपनी में फिक्स कैपिटल हाई चाहिएगी या लो चाहिएगी। ये बात हमें घर में पिताजी से कर लेनी है, ठीक है। ये लिखी बात। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल, चॉइस। जारविस की फोटो भी इसलिए लगा रखी है मैंने। जारविस को अपडेट, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव, है ना? कौन है? ऑप्टिमस। हाँ, नहीं नहीं, जो भी सिस्टम है, सिस्टम तो जारविस ही है ना, है फ्राइडे। अच्छा, हाँ। और लेवल ऑफ कोलैबोरेशन की फोटो इसलिए मैंने नोट्स में खुद ला के दे रखी है, ताकि तुम्हें खोपड़ी में बात चली जाए कि टाटा इंडिकैश की फोटो क्यों लगा रखी है सर ने। तो बैंक को फिक्स कैपिटल बाबू कम चाहिए। अरे ऑनलाइन वाले भी कह रहे हैं बच्चे फ्राइडे है। मैं तुम्हें अभी पूछ लूंगा ना फाइनेंसिंग डिसीजन, तो लेट जाओगे यहीं। तुम्हें ये याद आ रहा 10 साल पहले फ्राइडे था, ठीक है। अब भैया केजरीवाल जी ने गाना गाया कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हमारे पास एक ही जुगाड़ है कि लोग अपनी गाड़ियों से कम चलें, यूज लेस कार एंड यूज मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हमने बोला पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इतनी गर्मी पड़ रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देंगे। तो केजरीवाल ने बोला लाल वाली बसें ना चला रखी, एसी वाली, टिकट भी सस्ती और एसी का मजा भी, है ना, राइट। बचत बहुत होगी, मेट्रो यूज करो या फिर डीटीसी यूज करो। तो हमने कहा मेट्रो में इतनी भीड़ है, धक्का दे के भाई तब भी हमें जगह नहीं मिलती, मेट्रो में नहीं जाना भाई। तो केजरीवाल जी ने बोला चिंता मत करो, जो मेट्रो से गुस्सा करते हैं उनके लिए गाना गाता हूं, संग डीटीसी तेरे, संग डीटीसी तेरे, पॉल्यूशन भी कम, खर्चा। एक बार चला था ऑड इवन, केजरीवाल जी ने ऑड इवन चलाया था बहुत साल पहले पॉल्यूशन कम करने के लिए, हाँ। तो वो ऑड इवन चलाया कि एक दिन इस नंबर की गाड़ी, एक दिन इस नंबर की गाड़ी, हाँ, तो बच गए तुम, है ना। तो एक ही गाड़ी चलेगी। तो ऐसी केजरीवाल जी ने बोला संग डीटीसी तेरे, तेरे संग क्या रहेगी? डीटीसी रहेगी। एस से पॉइंट नंबर 2, ए से बाबू पॉइंट नंबर 7, एन से पॉइंट नंबर 1 और जी से पॉइंट नंबर 5। 2 7 1 5, समझ गए ना। 7 मतलब फाइनेंशियल डिसीजन, है ना, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव, ए से अल्टरनेटिव, डी से 6 4 8 कोलैबोरेशन और टी से 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो भाई फिक्स एसेट्स का मतलब होता है डीटीसी। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है? बस भी तो फिक्स एसेट्स में आएगी, है ना। अपनी कंपनी में ट्रक बस खरीदोगे वो भी किस में आएगी भाई? फिक्स एसेट्स। आज 2 टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले क्या देख लेते हैं? कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। हाँ, अब हमें जाना है चैप्टर नंबर 9 में। बताएंगे बाबू लोग। सबसे पहले चलो आए हैं तो 38। देखो थोड़ा टाइम कम है तो सीधा मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इतनी केस स्टडी में कोई खोपड़ी नहीं चलानी होती। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से देंगे, इतनी केस स्टडी में क्या नहीं चलानी? खोपड़ी नहीं चलानी, सिर्फ क्या ढूंढने? चीट कोड्स। अब देखो, क्या मुझे बता सकते हो
ये किसका चीट कोड है? इधर ध्यान दो अनमोल भाई, इधर ध्यान दो। लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंशियल डिसीजन। कौन है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन को लिंक करता है ना? क्या याद किया? पिछली क्लास में पढ़ा था फाइनेंशियल प्लानिंग, याद आई बात? फाइनेंशियल प्लानिंग कहता है कि ऐसे प्लान बनाओ कि कहां से लेना है और कहां पे देना है। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सही कह रहे हैं। अरम भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली। चलो भाई, कम से कम पिछली क्लास तो ढंग से पढ़ी है, समझ गए? तो यही वो कॉन्सेप्ट है। तो इसको पूछा कैसे? आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें 2 इंपॉर्टेंस लिख देंगे जो पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी। ये बताएंगे भाई, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। चीट कोड सीधा ये बताओ, ये क्या लिखा होता है? एस्टिमेट द फंड्स रिक्वायर्ड एंड टाइमिंग ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड। एस्टिमेट का ही मतलब होता है किसी को प्लान बनाना, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग, कि कितना चाहिए और कब चाहिए। भूख जब लगे तो खाना होना चाहिए और कितना होना चाहिए। ये देखो, लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल, ये भी क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग। और भी है, एक और भी तो है, रिमेनिंग फंड्स। अगर आपके नहीं बाय डूइंग वांटेड रिमेनिंग फंड्स इज ट्राइंग टू फाइंड आउट अल्टरनेट सोर्स। हाँ, कि अगर कोई खाली बेकार फंड रह गए हैं तो उनको ऐसा सोर्स निकालो कि उससे भी आरओआई अच्छी मिले। ऐसा ना हो कि भैया डेट ही डेट भर रहे हो। तो ये सब क्या है? तीनों ही बातें किसको बताती हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग। ये लिखी बात है ना? बोलो भैया, वो अनमोल भाई समझ नहीं रहे बात। अगली बात सर, ये बताएंगे, जोरदार, शानदार, जानदार। ऑनलाइन वाले भी साथ में बताएंगे। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और उसके 4 फैक्टर। अब मुझे ढूंढना है इसमें से कॉन्सेप्ट कौन सा पूरे चैप्टर 9 में से जो अब तक हमने पढ़ लिया। एक तरीका है उसे पहचानने का। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही बात। इसका मतलब है, मैं बता रहा हूं डेट इक्विटी रेशियो। आज ही पढ़ा डेट इक्विटी रेशियो, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। अब तुम्हें बताना है कौन कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, में क्या क्या बातें आएंगी। बोलो भाई। नहीं, हाँ, 4 फैक्टर बताने हैं ना, तो फटाफट कैपिटल स्ट्रक्चर 2 में से कोई भी 4 लिखने हैं, तो इसमें से पहचान भी सकते हैं हम। थोड़ा इससे रिलेट करना होना चाहिए। अब जैसे देखो, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? तो हमें क्या लेना पड़ेगा? डेट ज्यादा लेना पड़ेगा, है कि नहीं बात? बोलो भाई। कुछ इस तरह की बातें हमें ढूंढनी पड़ेंगी। अब देखिए, डाइल्यूट द कंट्रोल। इसका मतलब कंट्रोल अगर हमें डाइल्यूट नहीं करना, कंट्रोल नहीं छोड़ना, तो डेट ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें रिस्क क्या चाहिए? दिस विल इंक्रीज द रिस्क। अगर रिस्क इंक्रीज करेगा बट ऑल्सो रेज द रिटर्न ऑन इक्विटी और शेयर, कि रिस्क अगर रेज कर रहा है पर इक्विटी रिटर्न बढ़ेगा। रिस्क आप ज्यादा लेने के लिए तैयार हो तो क्या लो? रिस्क अगर आपको ज्यादा लेना है तो डेट ले लो। बात समझ में आई? तो रिस्क वाला फैक्टर ले सकते हैं। और कौन सा ले सकते हैं? 4 लिखने हैं ना, 3 तो पहचान लिए। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लो, ये डेट इक्विटी 40 और डेट 60 के नीचे जस्ट लाइक। हाँ, तो इसमें क्या बनेगा? रेजिंग फंड्स की डेट ज्यादा नंबर ऑफ कॉस्ट। एक ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, कॉस्ट से रिलेटेड। कॉस्ट, अगर सिर्फ कॉस्ट देखनी है तो डेट लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट डेट की सस्ती होती है। बस समझ गए तुम। कैश फ्लो पोजीशन की जगह हम कॉस्ट लिख सकते हैं। कंट्रोल ऊपर लिखा ही है, रिस्क भी ऊपर लिखा ही है, टैक्स का रेट भी ऊपर ढूंढ लिया। यहाँ कैश फ्लो की जगह क्या लिख दो? कॉस्ट लिख दो। ऊपर जरूर किसी बात से कैश फ्लो का भी पता लग रहा होगा जरूर।
अरे ये तोरा बाबू कैश फ्लो है ना, बात समझ में आई। तो ऊपर से देख के वो पॉइंट मुझे ढूंढने हैं, समझ गए भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस अरे ज्यादा मतलब चीट कोड तुम्हें समझने चाहिए। 58 बताओ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR और ROI दोनों हाई है। ICR हाई है तो क्या लो डेट, ROI भी हाई है तो क्या लो और एक और पॉइंट है, डेट। कॉर्पोरेट टैक्सेस हाई, टैक्स भी हाई है तो क्या लो। पूछ ही रहा है कि बताओ कौन सा फाइनेंस का सोर्स ज्यादा बढ़िया रहेगा। सोर्स मतलब डेट या इक्विटी, हम क्या बोलेंगे डेट। ICR और टैक्स रेट, और इसकी जगह तुम ROI भी लिख सकते हो। बोलो भाई, समझ में बात, समझ कैसे पहचानना है। आखिरी बता दो 60। इससे टुच्चा सवाल नहीं हो कोई भी। अरे ब्लूप्रिंट बना दिया, फाइनेंशियल प्लानिंग, हाँ एस्टीमेट बता दिया। तो एस्टीमेट और ब्लूप्रिंट ही क्या होता है, फ्यूचर देखना कि हम फ्यूचर में ऐसे काम करेंगे। तो फ्यूचर की बात किस में लिखी होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये चीट कोड फाइनेंशियल प्लानिंग दर्शाते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विस कौन सी दे रहा है वो, फाइनेंशियल प्लानिंग के 4 पॉइंट जो चीट कोड लिखवाए थे वो कोई भी लिख सकते हैं। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। इस तरीके से चीट कोड के साथ ही तुम्हें क्या करने हैं, क्वेश्चन को डिसॉल्व करना है। बच्चे कह रहे हैं ऑनलाइन वाला भी बहुत मजा आया सर, बहुत जोरदार क्लास थी आज।